हेलो माय डियर बच्चा पार्टी, वेलकम टू दिस चैनल। हम आज लेके आए सेक्शन डी पेपर नंबर 2 गाला का मॉडर्न क्वेश्चन पेपर नंबर 2 है, जिसका सेक्शन डी आज हम सोल्व करने वाले हैं। सेक्शन बी और सी ऑलरेडी सोल्व कर दिया है, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हुआ है और प्लेलिस्ट के अंदर भी ये अवेलेबल है। ठीक है, तो क्वेश्चन 47 के अंदर क्या दिया हुआ है? डी इज द पॉइंट ऑन द साइड BC ऑफ अ ट्राइंगल ABC। एक ट्राइंगल हमने यहाँ पे ABC बनाया है और डी है वो BC का पॉइंट है। मिड पॉइंट नहीं बोला है, सिर्फ BC का पॉइंट बोला है। आगे क्वेश्चन में क्या दिया है? सच दैट एंगल ADC मतलब ये वाला एंगल, यहाँ पे लिखा है एंगल ADC इक्वल टू BAC मतलब कि ये दोनों ट्राइंगल मुझे उसके एंगल्स, ट्राइंगल के एंगल्स इक्वल दिए हुए हैं। मुझे सो दैट क्या करना है? CA स्क्वायर इक्वल्स टू CB मल्टीप्लाई CD। इतनी सी चीज मुझे प्रूफ करनी है। तो चलिए देख लेते हैं किस तरीके से करेंगे। यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है कि जो मुझे दो ट्राइंगल्स बोले हुए हैं, दो एंगल्स इक्वल बोले, उसी को मैंने ट्राइंगल को स्प्लिट कर दिया है, उसको हम आगे सोल्व करेंगे। इन ट्राइंगल यहाँ पे क्या नाम दिया हुआ है? DAC एंड ट्राइंगल BAC। दोनों के अंदर गिवन पार्ट क्या दिया हुआ है वो ही लिख लेंगे। एंगल ADC इज इक्वल्स टू एंगल BAC। यहाँ पे हमने कौन सा ट्राइंगल लिया हुआ है? ADC एंड BAC, जिसके अंदर गिवन पार्ट मुझे दिया है वो हम लिख लेंगे। अब दोनों ट्राइंगल के अंदर हम क्या देख रहे हैं? एंगल C दोनों के अंदर कॉमन है। एंगल C इक्वल्स टू एंगल C कॉमन। तो सिमिलर ट्राइंगल के क्राइटेरिया हिसाब से क्या आएगा? ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे को क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। ट्राइंगल BAC कौन से नियम से? एंगल से। अब ये दोनों ट्राइंगल अगर सिमिलर हो गए तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो भी क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे BPT थ्योरम के हिसाब से। तो हम क्या करेंगे? CA अपॉन CB नीचे का इक्वल लिया, CD अपॉन CA बराबर। ये वाली साइड और ये वाली साइड हमने लिया है, और यहां पे क्या लिखेंगे? corresponding sides of similar triangle। डन। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये सामने आ जाएगा। CA मल्टीप्लाई CA इज इक्वल टू CB मल्टीप्लाई CD। CA क्या हो जाएगा? CA स्क्वेयर, CB एज इट इज। मल्टीप्लाई की जगह पे हम डॉट रख सकते हैं, एंड CD, जो कि मुझे यहाँ पे प्रूफ करना था। चलिए नेक्स्ट वन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है? 48 के अंदर कन्वर्ज ऑफ BPT थ्योरम। अब उसमें भी क्या दिया? स्टेट एंड प्रूव कन्वर्ज ऑफ BPT थ्योरम। मतलब कि मुझे स्टेटमेंट भी लिखना है और BPT थ्योरम का कन्वर्ज वर्जन मतलब कि उल्टा मुझे प्रूफ करना है, जो कि ये थ्योरम 6.2। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। पहले तो हमने स्टेटमेंट लिख लिया है। स्टेटमेंट क्या लिखा है? इफ द लाइन डिवाइड एनी टू साइड्स, अगर एक लाइन है दो साइड को डिवाइड कर रही है, किसके दो साइड? ट्राइंगल के, बराबर। तो ये ट्राइंगल है, ये लाइन उसको डिवाइड कर रही है, इज द सेम रेशियो। अब डिवाइड भी किस तरीके से कर रही है? रेशियो सेम रखा है। सेम रेशियो मतलब कि A से D, D से B, उसी तरीके से A से E और E से F, इस तरीके से डिवाइड किया हुआ है। तो ये हमने लिख लिया। देन मुझे साबित क्या करना है? द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, मतलब कि ये लाइन हमने जो ड्रॉ की हुई है वो तीसरी साइड मतलब कि BC को क्या करेगी? पैरेलल। तो उसको प्रूफ करने के लिए मैंने क्या किया? स्टार्टिंग पोर्शन के अंदर मुझे पैरेलल प्रूफ करना था, तो मैंने क्या? लेट ड्रॉ लाइन DE डैश, मतलब कि एक लाइन ड्रॉ की है जो DE डैश है, बराबर है। और मैंने ये सोच लिया कि भाई वो जो नई लाइन ड्रॉ की है ना, ये वाली लाइन, ये BC को पैरेलल है। हालांकि दिखने में ये पैरेलल नहीं दिख रही है, लेकिन हमने क्या सोचा? ये पैरेलल है। लेट करने में अपना कुछ जाएगा नहीं। जैसे ये पैरेलल होगा तो हम क्या लिख सकते हैं? उसके रेशियो AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE डैश, क्योंकि यहाँ पे E डैश की बात चल रही है, तो AE डैश अपॉन E डैश C, ये इक्वल हो जाएगा, बराबर है। क्यों? बाय थ्योरम 6.1।
6.1 थियरम के हिसाब से ये इस तरीके से हो गया। लेकिन हमें एक चीज दी हुई है, बट AD अपॉन DB इज इक्वल टू, ये लिखेंगे AE अपॉन EC। ये क्या है, गिवन। सो अगर लेफ्ट हैंड साइड दोनों का सेम है, देखो AD DB तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो हम ये वाला लिख लेंगे AE डेस, यहां पे हम लिख लेंगे 1 and 2। सो यहां पे हम लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 हमें क्या मिल रहा है, AE डेस अपॉन E डेस C इक्वल्स टू AE अपॉन EC। ये इतनी चीज दी हुई है। दोनों तरफ में क्या करूंगा, 1 को ऐड करूंगा, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड। मतलब क्या हुआ, AE डेस अपॉन E डेस C प्लस 1 इक्वल्स टू AE अपॉन EC प्लस 1। ये सामने मल्टीप्लाई होगा। सो AE डेस प्लस E डेस C अपॉन EC इक्वल्स टू AE प्लस EC अपॉन EC। बराबर, हमने एलसीएम ले लिया, सिर्फ इसको मल्टीप्लाई कर दिया। सो इस तरीके से फॉर्मेट हो गया। AE डेस मतलब इतना प्लस ये पूरा टोटल क्या हो रहा है, AC अपॉन E डेस C इज इक्वल्स टू A से E मतलब यहां से इतना प्लस E से C, वो भी क्या हो रहा है, AC ही हो रहा है। सो ऊपर का पार्ट सेम है, तो मैं कट करके मतलब इन शॉर्ट ऐसा कर सकता हूं कि भाई ये नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है उनको इक्वेट करने की कोशिश कर रहा हूं। बराबर है, तो देख लेते हैं, जगह खत्म होगी तो हम रफ करके देख लेते हैं। तो ये वाले हिस्से को मैं डिनोमिनेटर को मैं इक्वेट कर रहा हूं, E डेस C इक्वल्स टू EC, मतलब कि ये दोनों लाइन सेम है ऐसा मैं बोल रहा हूं। E डेस C और EC मतलब ये दोनों क्या है, सेम है। तो अगर दोनों पॉइंट सेम है मतलब कि इस हिसाब से मैं बोल सकता हूं E डेस इक्वल्स टू E हो जाएगा। क्या मैं ये भी बोल सकता हूं, अगर यहां से मुझे को बोला है ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों ही डिस्टेंस सेम है, तो ये डिस्टेंस कब ऐसा होगा कि जब ये पॉइंट है ना, वो मैं किसी और नाम से ये पॉइंट को बुला रहा हूं, सामने वाले का प्रोनाउंसिएशन ये पॉइंट का कुछ और है, हम बात एक ही चीज की कर रहे हैं। बराबर, तो ये E डेस इक्वल्स टू E हो गया। इसके ऊपर से मैं क्या कर सकता हूं कि हैंस लाइन DE डेस एंड DE आर सेम लाइन। कौन सी है, मतलब कि ये दो अलग अलग हमने लिया था ना, वो दोनों एक ही लाइन है, तो इसके हिसाब से मैं बोल सकता हूं। लेकिन हमने स्टार्टिंग में एक चीज, हाँ स्टार्टिंग के अंदर हमने एक चीज क्या ली थी कि भाई ये जो DE डेस है ना, वो पैरेलल है किसको, BC को, तभी तो पूरा खेल शुरू हुआ था। लेकिन अब जाके हमें क्या पता चला कि DE डेस बोलो कि DE बोलो सेम होगा, तो DE डेस के बदले में DE लिख लूंगा कि देयरफॉर DE पैरेलल टू BC, जो कि मुझे प्रूफ करना था। क्लियर है, तो अब हम नेक्स्ट वन देख लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 49 के अंदर क्या दिया हुआ है कि मुझे दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स फाइंड करना है। कॉन्जिक्यूटिव मतलब के जो कंटिन्यू में आते हो, बराबर, और उसके इंटीजर को फाइंड करना है। बोला है कि उसका स्क्वायर का प्लस करेंगे तो 365 आता है। चलिए देख लेते हैं। सो स्टार्टिंग किस तरीके से करेंगे, लेट टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज आर एक्स एंड x प्लस 1। अगर 2 है तो उसके बाद वाला कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर क्या होगा, 3 होगा। तो 2 के अंदर कितना प्लस करेंगे, 1 प्लस करेंगे। तो इस तरीके से कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर लिखना है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझे बोला है कि इन दोनों का अगर मैं स्क्वायर कर दूं और प्लस करूं तो आंसर आएगा 365। चलिए सोल्व करते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 365।
सामने की ओर चला जाएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर 2x स्क्वेयर प्लस 2x, ये प्लस 1 365 इस तरफ आएगा तो माइनस 365 इक्वल टू 0। सो 2x स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 364 इक्वल टू 0। सब में से 2 कॉमन निकाल लेंगे, सो 2 बाहर आ गया, सो एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 2 के टेबल में 364 मतलब कि उसका आधा करेंगे, सो 2 1 2 2 8 16 2 2 4 182 2 364 आएगा इज इक्वल टू 0। तो ये 2 सामने की ओर जाके 0 हो जाएगा, तो बचा क्या, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अब इसको, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अब हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये पूरा सोल्व कर जाएगा। तो हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे जो कि चैप्टर नंबर 4 के अंदर दिया हुआ है। सो यहाँ पे फर्स्ट टर्म कुछ नहीं तो a होगा, सो a इक्वल टू क्या है, कुछ नहीं तो 1 तो होगा 1। b क्या हुआ है, b कुछ नहीं तो 1 होगा 1, और c क्या है माइनस 182। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के हिसाब से अगर हम करें, सो x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट डी रख सकते हैं, लेकिन d मुझे अलग से सोल्व करना पड़ेगा, तो d नहीं सोल्व करना, बी स्क्वेयर माइनस 4ac इसी के अंदर सोल्व कर लेंगे अपॉन 2a माइनस b की जगह पे क्या रखेंगे 1 प्लस और माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वेयर माइनस 4, a की जगह पे 1 और c की जगह पे माइनस 182 अपॉन 2 और मल्टीप्लाई में 1, से माइनस 1 प्लस और माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस 182 4 जा 182 4 जा 4 2 जा 8 8 4 जा 32 4 1 जा 4 प्लस 3 7 728 और डिनोमिनेटर में 2 1 जा 2। नाउ माइनस 1 प्लस ऑफ माइनस अंडर रूट 728 प्लस 1 729 अपॉन 2। अब 729 किसका परफेक्ट स्क्वायर है वो देखना है। सो हमने एक शॉर्टकट देखा था कि ये 9, ये लास्ट की 2 टर्म को हम ज्वाइन कर देंगे, सो 9 या तो 3 के अंदर आएगा या तो 7 के अंदर आएगा, और ये 7 किसके स्क्वायर के बीच में आएगा, 2 का स्क्वायर 4 3 का स्क्वायर 9, सो 5 6 और 7 729 आ रहा है, मतलब कि इन शॉर्ट 27 का स्क्वायर हो रहा है। तो 729 किसका बच्चा 27 का, सो माइनस 1 प्लस और माइनस 27 अपॉन 2। चलिए क्लियर है इतना, तो ये वाला हिस्सा रफ कर देंगे और उसके बाद हम आगे का सोल्व करते हैं। हम फिर से लिख लेंगे इधर x इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस माइनस 27 अपॉन 2। सो बीच में प्लस और माइनस दिया हुआ है, मतलब कि 2 अलग अलग टर्म है, तो हम इसको स्प्लिट कर दें, x इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस 27 अपॉन 2 एंड x इक्वल्स टू माइनस 1 माइनस 27 अपॉन 2। बराबर है, एक बार मैंने प्लस ले लिया, एक बार मैंने माइनस ले लिया। सो x इक्वल्स टू माइनस प्लस माइनस, तो 27 में से 1 निकालो तो 26 अपॉन 2 एंड x इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस, तो 27 प्लस 1 28 बिगर डिजिट माइनस अपॉन 2। सो ये आएगा 13 एंड यहां पे आएगा माइनस 14। स्टार्टिंग के अंदर ही क्या दिया हुआ है कि कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर है लेकिन ये पॉजिटिव है, मतलब कि नेगेटिव वाला हिस्सा मुझे लेना नहीं है। सो मेरा आंसर क्या होगा, देयरफॉर 2 पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर आर, एक तो आएगा 13 एंड 13 के बाद वाला डिजिट क्या आएगा 40। डन है। चलिए नेक्स्ट वाला अभी सम्स देख लेते हैं। सो 50 वाले क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दिया हुआ है कि सुब्बाराव ने एक काम स्टार्ट किया था 1995 के अंदर, और तब उसके सालाना सैलरी, एनुअल सैलरी कितनी थी 5000, मतलब कि एनुअल सैलरी स्टार्टिंग के अंदर 5000 थी, वो मैं लिख रहा हूँ a इक्वल्स टू 5000। फिर हर साल उसको 200 रुपए का इंक्रीमेंट हो रहा था, मतलब कि उसको डी कॉमन डिफरेंस हर साल डी उसके अंदर प्लस हो रहा था। इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7000, मतलब कि मुझे एंड तम दे दी है, एन मुझे दे दिया है 7000, अब मुझे
एन फाइंड करना है। क्लियर कि कौन से साल के अंदर 7000 हुआ था, तो सिंपल एन इक्वल्स टू 7000, एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। एन की जगह पे रख दूंगा मैं 7000 इज इक्वल्स टू ए की जगह पे रखेंगे 5000, एन माइनस 1 और डी की जगह पे आ जाएगा 200। 5000 इस तरफ आ जाएगा, सो 7000 माइनस 5000 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1 200। सो ये आया 2000 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1 और यहाँ पे आएगा 200। 200 डिनोमिनेटर में चला जाएगा, सो 2000 डिवाइड बाई 200 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1। 20 कट, 2 1 2, 2 10 20, सो 10 इक्वल्स टू एन माइनस 1, तो एन इक्वल्स टू 10 प्लस 1, सो एन इक्वल्स टू 11। मतलब के 11वें साल पे जाकर उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी 7000। सो आफ्टर 11 year his income reached to 7000। सो नेक्स्ट वाला सम्स देख लेते हैं। नए क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दिया हुआ है कि एक टेबल दिया हुआ है और मुझे बोला है कि 30 कुछ स्टूडेंट्स है जिनके वेट्स यहाँ पे दिए हुए डेटाज है, मुझे फाइंड करना है मीडियन। तो मीडियन फाइंड करने के लिए पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, मीडियन की फॉर्मूला लिख लेंगे। लिखने का कारण सिर्फ इतना है कि फॉर्मूला के अकॉर्डिंग मुझे जो जो चीज चाहिए वो आराम से मैं फाइंड कर सकता हूं। सो एल प्लस एन अप बाई 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ मल्टीप्लाई एच। बराबर, मुझे एल चाहिए, एन अपॉन 2 चाहिए, सी एफ चाहिए, एफ चाहिए, एच चाहिए। बराबर, तो पहले तो मैं सी एफ फाइंड कर लेता हूं। तो फर्स्ट वैल्यू एज इट इज रख देंगे, सेकेंड वैल्यू इन दोनों को प्लस करना है, मतलब 3 प्लस 2 क्या आएगा 5। थर्ड वैल्यू के अंदर इन दोनों का प्लस, मतलब कि 5 प्लस 8 13, इसके अंदर इन दोनों का प्लस 13 प्लस 6 19, फिर इन दोनों का प्लस, सो 19 प्लस 6 25, फिर इन दोनों का प्लस, सो 25 प्लस 3 28 और इन दोनों का प्लस 28 प्लस 2 इक्वल्स टू 30। इन शॉर्ट क्वेश्चन में आपको जो दिया होता है ना 30 या जो भी वैल्यू दी हुई है ये दोनों सेम आएगी। बराबर, और यही मेरा क्या है एन है। सो क्या मैं लिखूंगा एन इक्वल्स टू 30। तो मुझे क्वेश्चन में क्या चाहिए, एन बाई 2 चाहिए। सो मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ डिवाइड बाई 2 कर दूंगा। सो एन बाई 2 15 अपॉन 2 तो क्या हो जाएगा 30 अपॉन 2 तो क्या हो जाएगा 50। सो n बाई 2 मुझे क्या मिला 15। चलिए अब n बाई 2 15 मिला है, तो मीडियन क्लास फाइंड करने के लिए सिंपली मुझे क्या मिल गया है, n अपॉन 2 15 मिल गया है। सो यहाँ पे हम चेक करेंगे 15 कौन से रेंज के बीच में आती है, एक तो ये है और ये 13 और 19 ये दोनों है, इसके बीच में 15 आ रहा है, मतलब कि ये वाला टर्म है ना ये मुझे मिलेगा f। बराबर, सो यहाँ पे फिर इसी की लाइन में ये मेरे को क्या मिलेगा मीडियन क्लास। तो यहां पे मैं लिखूंगा मीडियन क्लास इक्वल्स टू क्या है 55 और 60। सो 55 से 60, उसी के अंदर मुझे एल मिल जाएगा, लोअर लिमिट है 55, यहीं पे मुझे एफ मिल गया है। सो एफ इक्वल टू 6 और एफ के सामने वाली लाइन में, मतलब कि ये दोनों हम जो सिलेक्ट कर रहे हैं ना, तो ये वाली लाइन में एफ मिल रहा है और ऊपर वाले में ये मुझे मिलेगा सी एफ। सी एफ मिलेगा 30। डन। और एच चाहिए, एच मतलब कि इंटरवल, तो 60 माइनस 55 कितना होता है 5 होता है। सारी की सारी वैल्यू मिल गई है, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो एम इक्वल्स टू एल मुझे क्या दिया है 55 प्लस एन बाई 2 मुझे क्या दिया है 15 माइनस सी एफ, सी एफ मुझे क्या दिया है 13, एफ कितना है 6 और एच कितना है 5। चलिए सोल्व करेंगे। सो 55 प्लस 15 माइनस 13 होता है 2, 2 अपॉन 6 मल्टीप्लाई 5, सो 2 1 सा 2 3 सा, सो 55 प्लस ये क्या आया 1 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 5,
सो 1 5 जा 5, सो 55 प्लस 1 5 जा 5 अपॉन 3। सो यहाँ पे जगह खत्म हो गई, तो हम ये वाला पार्ट को रफ कर देते हैं और उसके बाद इसको हम सोल्व करते हैं। तो 55 प्लस 5 अपॉन 3 को अगर मैं डिवाइड करूँ तो ऊपर 5, 3 1 जा 3, बचा कितना 2, 3 6 जा 18, फिर से 2, 3 6 जा 18, तो ये कंटिन्यू आएगा। सो हम लिखेंगे 1.66। सो m इक्वल्स टू 55 प्लस 1 56 और ये 0.66, ये हमारा मीडियन हमें 5.66 kg। यहाँ पे राउंड ऑफ फिगर भी हम ऐसा कर सकते हैं 55.67, लेकिन हम 66 करके अभी जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट वन अब हम देख लेते हैं। तो नए वाले क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है, हमें मीन फाइंड करना है। 30 वुमेन्स आर एग्जामिन इन द हॉस्पिटल, तो मतलब कि इन शॉर्ट मुझे ये टोटल मुझे दे दिया है 30। So 30 women are examined in the hospital by the doctor and the number of the heartbeat per minute were recorded and summarized as follows। ये जो उनकी हार्ट बीट थी ना उसके अकॉर्डिंग ये पूरा रिकॉर्ड तैयार किया गया है। मुझे क्या करना है, फाइंड द मीन हार्ट बीट पर मिनट फॉर दिस वुमन, चूज सुटेबल मेथड। अब यहाँ पे हमें बोल दिया चूज सुटेबल मेथड, आपको जो मेथड पसंद है वो आप मेथड कर सकते हो, बराबर है। तो अगर आप स्टेप डिवीजन करोगे तो नंबर डिजिट छोटी हो जाएंगी, बराबर है, इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे अभी हम कौन सी मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं, डायरेक्ट मीन मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं, बराबर। सो यहाँ पे हमें दे दिए CI दे दिए, फ्रीक्वेंसी दे दी है। अब हम क्या फाइंड कर रहे हैं, XI। सो XI मतलब क्या रहता है कि इन दोनों का प्लस डिवाइड बाई 2, तो 60 प्लस 68 होता है 133, और 133 को आधा करो तो आ जाएगा 66.5। इन दोनों का प्लस करेंगे, 60 प्लस 70 होता है 130, 130 प्लस 8 प्लस 19 139, 139 को आधा करेंगे तो आएगा 69.5। सो इस तरीके से हम एक चीज नोटिस कर रहे हैं कि जो लोवेस्ट डिजिट है उसमें 1.5 को प्लस करो तो आपको आंसर मिल रहा है। देखो 1.5 प्लस किया 66.5, 1.5 प्लस किया 69.5, 1.5 को प्लस करेंगे तो 72.5, फिर 75.5, 78.5, 81.5, 84.5, ये हमें मिल गया XI। डायरेक्ट मीन मेथड के अकॉर्डिंग मुझे दूसरा क्या फाइंड करना रहेगा, FI XI, मतलब के फ्रीक्वेंसी और क्लास मार्क है। ये XI मतलब है क्लास मार्क, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2, बराबर। तो इन दोनों का मुझे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करके यहाँ पे हम सबके आंसर्स लिखेंगे। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 जा 10, 1 कैरी, 6 2 जा 12 प्लस 1 13, 6 to 12 प्लस 1 13, तो 133, बराबर। फिर 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5 जा 20, 2 कैरी, 9 4 जा 36 प्लस 2 38, 6 4 जा 24, 24 प्लस 3 27, ठीक है। इस तरीके तो इन सब का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद अब हम करेंगे इन सब का प्लस। अरेंजमेंट इस तरीके से करना है कि साइड में प्लस करने की जरूरत ना हो, डायरेक्टली आप इधर प्लस कर सको। सो 0 0 5 0 5 5 प्लस 5 10, यहाँ पे आ जाएगा 0.1 कैरी हो जाएगी। 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 8 12, 12 प्लस 7 19, 19 प्लस 4 23, 23 प्लस 9 32, 32 प्लस 6 38, 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47, तो यहाँ पे आएगा 7 और ऊपर आ जाएगा 4, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 7 14, 14 प्लस 1 15, 15 प्लस 4 19, 20 21, 21 प्लस 6 27, सो 2 कैरी, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 6 13, 13 प्लस 5 18, 18 19 20 21 22, सो 2277.0। सो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, x बार इक्वल्स टू सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI। जो गिवन पार्ट है वो मैं लिख लेता हूं, सिग्मा FI XI मुझे क्या मिला 2277, 0.0 है तो वो ना लिखोगे तो चलेगा, और सिग्मा FI कितना दिया हुआ है 30। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, x बार इक्वल्स टू 2277 अपॉन 30। सो 7 प्लस 7 14, 15 16 17 18, 3 से डिवाइड हो जाएगा।
सो यहाँ पे लिखेंगे हम 3 10 30 और ये लिखेंगे 3 7 21, फिर 3 5 15, 3 9 27। सो 3 3 कट हो गया। सो x बार इक्वल्स टू 759 अपॉन 10। सो x बार इक्वल्स टू 75.9। 75.9 ये हमारा आंसर है जो कि है में। चलिए नेक्स्ट वाला सम्स देख लेते हैं। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है कि हमारे पास 90 डीज है, प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन है कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डीज कितनी है 90। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे टोटल नंबर ऑफ डीज हमारे पास 90 है, जिसके अंदर हम डी से उठा रहे हैं और पहला इवेंट हमें क्या फाइंड करना है, अ 2 डिजिट नंबर। अब 2 डिजिट नंबर की अगर मैं बात करूं तो टोटल डीज है मेरी 90, जिसके अंदर से 1 डिजिट नंबर कितने हैं 9। अगर 1 डिजिट नंबर को मैं माइनस कर दूं तो मेरे पास आंसर कितना बचता है 81। सो क्या हुआ, फेवरेबल आउटकम हो गया मेरा 81। उसको प्रोबेबिलिटी में अगर मैं लिखूं तो ये वाली फॉर्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स नीचे टोटल नंबर ऑफ डीज। सो 81 अपॉन 90 आएगा। सो 9 9 जा 81 एंड 9 10 जा 90 डिवाइड करेंगे। सो हमें आंसर मिलेगा P ऑफ A इक्वल्स टू 9 अपॉन 10। हालांकि इसको हम 0.9 करके भी लिख सकते हैं, बराबर है। सो ये कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं है। चलिए नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। मुझे क्या बोला है नेक्स्ट वाले में, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर मतलब कौन कौन से आएंगे सर, 1 आएगा, 4 आएगा, फिर 9 आएगा, डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से कितने आएंगे 90 से कम, मतलब कि 9 स्क्वायर 81, 10 स्क्वायर 100, मतलब कि मेरे पास टोटल परफेक्ट स्क्वायर कितने होंगे 9 होंगे, क्योंकि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, उस तरीके से 9 का स्क्वायर 81 होता है। सो हम लिखेंगे इधर 9। सो इवेंट के अंदर जब हम वैल्यू रखेंगे सो क्या आएगा 9 अपॉन 90। सो 9 1 जा 9 एंड 9 10 जा 90। सो आंसर आएगा 1 अपॉन 10, जिसको आप लिख सकते हो 0.1 भी लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट इवेंट क्या बोला है वो भी देख लेते हैं साथ में। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या दिया हुआ है, जिसके अंदर हमें तीसरा इवेंट क्या दिया है, नंबर डिविजिबल बाय 5। तो ऐसे कितने नंबर होंगे जो 5 से डिवाइड होंगे, तो वो जानने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल नंबर जो मेरा 90 है ना उसको 5 से डिवाइड कर लेंगे। सो 5 1 जा 5, रिमाइंडर बचा 4, 5 8 जा 40, मतलब कि ऐसे कितने नंबर होंगे 18 नंबर होंगे। सो इवेंट के अंदर अगर मैं रखूं, यहाँ पे देखिए इवेंट सी की बात चल रही है, इसलिए मैंने यहाँ पे भी इवेंट सी रखा है, यहाँ पे भी सी रखा है, और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सी यहाँ पे भी सी रखा है। तो ये चीज एक नोट डाउन करना है, ठीक है। सो यहाँ पे आएगा 18 और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 90, जो कि है मेरी टोटल डिस। सो 18 1 जा 18 एंड 18 5 जा 90। सो 18 18 कट, आंसर आया 1 अपॉन 5। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है अ परफेक्ट क्यूब। देखिए हमारी टेक्स्ट बुक के अंदर है ना 3 ही क्वेश्चंस दिए हुए, डिविजिबिलिटी ऑफ 5, परफेक्ट स्क्वायर और 2 डिजिट नंबर। लेकिन हमारी खुद की चैनल के अंदर प्लेलिस्ट में अगर आप जाके देखोगे ना तो हमने ये वाला क्वेश्चन भी अटेम्प्ट किया हुआ है, और ऐसा भी बोला है कि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है। अगर देखना हो तो आप जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट के अंदर हमने ये भी बोला है कौन सा इंपॉर्टेंट है क्या है, और एक्स्ट्रा वाली चीज भी उसमें कवर अप की हुई है, तो उसकी भी हम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। चलिए अब इधर देख लेते हैं परफेक्ट क्यूब नंबर। अब क्यूब मुझे पता होने चाहिए। सो यहाँ पे 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब मतलब 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। फिर 4 का क्यूब 3 3 जा 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। 5 का क्यूब 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। अब देखिए 125 तो 90 से चला गया, तो मुझे सिर्फ इतना ही लेना है, तो ये वाला हिस्सा तो चला जाएगा। तो कितने नंबर हुए 1 2 3 4, डन। सो यहां पे अगर मैं इस इवेंट डी की बात करूं तो क्या आएगा आंसर 4 के डिनोमिनेटर में आएगा 90। हालांकि इसको भी हम कट कर सकते हैं, कैसे 2 2 जा 4 एंड 45 2 जा 90, 2 2 कट, आंसर आया 2 अपॉन 45। सो इसके बाद वाला सम्स वो भी प्रोबेबिलिटी का है, देख लेते हैं क्या है। और लास्ट वाला सम्स है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और गाला का पेपर इसी तरीके से आपको मिलता रहेगा आगे का भी सॉल्यूशन। तो नए वाले क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दिया हुआ है 54, लास्ट वाला क्वेश्चन है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो ये वाले क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दिया हुआ है कि एक कॉइन है, 3 कॉइन है, उसको हमने उछाला हुआ है, तो उसके पहले तो आउटकम्स मुझे लिखने पड़ेंगे, कितने कॉइन्स क्या आउटकम्स आएंगे कॉइन के ऊपर से। तो एक तो आ सकता है हेड हेड हेड, सेम तरीके से क्या आ सकता है टेल टेल टेल, डन। अब हेड वाली हम चांसेस देखते हैं, अगर पहला वाला टेल आया तो क्या आएगा पहला वाला टेल,
और बाकी के दोनों हम क्या रख देंगे, हेड। सेम तरीके से अगर दूसरा वाला टेल आया तो पहला तो हेड रहेगा, बीच में टेल आ जाएगा और फिर हेड हो जाएगा। सेम तरीके से अगर थर्ड वाला टेल आया तो पहले दो हेड रहेंगे और लास्ट वाला टेल हो जाएगा। चांसेस ये हो सकते हैं। दूसरा क्या चांस हो सकता है कि सर तीनों के तीनों टेल होंगे, या फिर पहला होगा हेड और बाकी दोनों टेल। अभी सर पहला तो टेल ही है लेकिन दूसरा वाला हेड बन जाएगा और तीसरा वाला टेल होगा, या फिर दोनों टेल और एक हेड। इस तरीके से कुछ आउटकम्स आ सकते हैं। सो टोटल कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल आउटकम मैंने 8 रख दिए। पहला सवाल इसमें इवेंट क्या पूछा है, एग्जिट 2 हेड आर रिसीव, 2 हेड आए उसकी प्रोबेबिलिटी। तो देखो 1 2 और 3, 3 ऐसी जगह है जहां पे 2 बार हेड आ रहे हैं। सो हम यहाँ पे क्या आएंगे, 3 रखेंगे कि फेवरेबल आउटकम्स हमें 3 मिलेंगे। सो इसका आंसर क्या आएगा, 3 अपॉन टोटल कितना है 8। ये इसके नीचे रखना है, यहाँ पे जगह स्पेस कम है इसलिए हम ऐसा रख रहे हैं। और जब आप प्रेजेंटेशन करो तो एक एक लाइन छोड़ छोड़ के करना, बहुत ही अच्छा और बढ़िया प्रेजेंटेशन होगा। दूसरा इवेंट क्या दिया है, एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड तो चाहिए ही चाहिए मुझे। सर 2 से कम होंगे तो चलेंगे, नहीं 2 से कम तो नहीं है चलेंगे, 2 से ज्यादा जितने हो सब चलेंगे। सो यहाँ पे अगर हम देखें सो एटलीस्ट 2 क्या दिया हुआ है, हेड, मतलब कि ये 1 ये 2 और ये 3 तो चाहिए, लेकिन क्या 2 से ज्यादा चलेंगे, हाँ चलेंगे। 2 से कम चलेंगे ना, 2 से कम हेड नहीं चलेंगे। तो टोटल कितने हुए, 1 2 3 4। सो हम यहाँ पे रखेंगे 4। सो इसका आउटकम्स क्या रखेंगे, 4, और डिनोमिनेटर में टोटल कितना मुझे दिया हुआ है 8। सो 4 1 जा 4 4 2 जा 8, आंसर आया 1/2। बाकी की 2 इवेंट इजी है, देख लेते हैं उसमें भी क्या किया। तो इवेंट सी के अंदर मुझे क्या दिया हुआ है, एट मोस्ट 2। यहाँ पे देखो ये वाला है ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कभी कभी एटलीस्ट देता है, कभी कभी एट मोस्ट देता है। दोनों का डिफरेंस क्या रहता है, एटलीस्ट मतलब कम से कम इतना चाहिए, ज्यादा आप ले सकते हो लेकिन इतना तो चाहिए, और एट मोस्ट मतलब बस इतना ही चाहिए, उससे कम सब चलेगा लेकिन उससे ज्यादा आप ले नहीं सकते। मतलब यहाँ पे क्या दिया है, एट मोस्ट 2 हेड, मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 हेड रख सकते हैं आप। तो कम से कम जो भी हो आपके पास, हेड हो तो भी ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है, लेकिन अगर ज्यादा से ज्यादा आपको लेना है तो 2 हेड ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे अंडरलाइन करके आपको समझा देंगे। सो ज्यादा से ज्यादा 2 हेड, तो पहले 2 हेड को टिक करेंगे, 1 2 और 3। सर 2 से कम, हाँ चलेंगे 2 से कम, ये देखो 1 1 हेड। सर हेड ना हो तो भी चलेगा, हाँ वो भी चल जाएगा। मुझे क्या बोला है, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड, 3 ले सकते हैं, नहीं ले सकते। सो मेरे पास फेवरेबल कितना है 7। सो इसको अगर हम लिखें कि फेवरेबल कितना है 7 और नीचे टोटल आएगा 8। डन। चलिए नेक्स्ट वाला क्या दिया है, इवेंट डी, मोर हेड देन टेल, मतलब कि लाइन के अंदर हेड है ना ज्यादा होना चाहिए टेल के कंपेयर में। तो यहां पे अगर हम देखें, फिर से इधर फोकस करेंगे, तो यहां पे हम देखें तो लाइन के अंदर हेड किधर ज्यादा है, तो सर ये वाली लाइन है ना उसमें हेड ज्यादा है। देखो सारे हेड है, सर 2 हेड है 2 हेड है 2 हेड है, एक ही टेल है, यहाँ पे सब टेल है, नहीं चलेगा। सर एक ही हेड है, नहीं चलेगा, टेल ज्यादा हो गया ना। तो मेरे क्वेश्चन में क्या बोला है, हेड ज्यादा होना चाहिए। तो कितने हैं, 1 2 3 4, सो 4, तो यहाँ पे आएगा 4/8, 4 1 जा 4 4 2 जा 8, सो 1/2। तो यहाँ पे हमारा सेक्शन डी खत्म होता है। पेपर नंबर 2 का पूरा सॉल्यूशन मिल चुका है। पेपर नंबर 3 का हम सॉल्यूशन लेके जल्दी आएंगे। चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको तुरंत ही सॉल्यूशन प्रोवाइड हो जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय।